हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके शेयर होल्डर्स अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा हर 2.5 साल में ऑन एन एवरेज डबल करके दिया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जिसका मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और इन्वेस्टर्स में वन ऑफ द फेमस कंपनी जिनमें लोग इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिलायंस के बिजनेस मॉडल के बारे में, और इसमें भी मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा कि बड़ा कैसे हुआ, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके बिजनेस मॉडल में क्या अलग था जिसने इस कंपनी को एक बहुत छोटी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। इसके अलावा हम रिलायंस का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम रिलायंस के अलग अलग फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल से। इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे कि रिसेंट में एक न्यूज़ आया था जिसमें रिलायंस ने बोला था कि वो अपना कुछ स्टेक सेल करने वाला है सऊदी अरामको को, तो उसका इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या उससे उनके बैलेंस शीट अच्छी होगी, क्या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छी बात है या बुरी बात है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में, जिसपे इस टाइम पे रिलायंस बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। रिसेंट दिनों में रिलायंस ने अनाउंसमेंट किया था गीगा फाइबर का, और वो आने वाले दिनों में कैसे रोल आउट होगा और उसका भी क्या असर पड़ेगा इन्वेस्टर्स के ऊपर। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रिलायंस का बिजनेस कौन कौन से सेक्टर्स में फैला हुआ है। अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूं तो रिलायंस का बिजनेस रिफाइनिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में, रिटेल में, ऑयल एंड गैस में, और इसके अलावा रिलायंस जियो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया है डिजिटल साइड में, तो अभी उनका पूरा फोकस रिलायंस जियो की तरफ है। चलिए अब मैं आपको थोड़े ब्रांड्स के नाम बताता हूं जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा कि उसको रिलायंस ओन करता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स है जिसको रिलायंस ओन करता है। सबसे पहले मैं रिटेल की बात करूंगा, क्योंकि रिटेल में रिलायंस के मल्टीपल ब्रांड्स है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होगा। अगर मैं रिलायंस रिटेल की बात करूं तो वर्ल्ड का 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल ब्रांड है। तो रिलायंस के डिफरेंट ब्रांड्स है, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस जूल, ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस RSQ, AJIO.com। तो शायद कईयों के तो नाम आपने सुने ही नहीं होंगे, बट आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इनका यूज़ जरूर करते होंगे। चलिए अब बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का। अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखें ओवरऑल रिलायंस के रेवेन्यू में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन हम डेली उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि CNBC TV18, हिस्ट्री TV18। तो ये सब ब्रांड्स है जो रिलायंस जिसको ऑन करता है, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका ओनर रिलायंस है कहीं ना कहीं। अब आपको ब्रांड्स के बारे में तो पता चल गया कि रिलायंस के कौन कौन से ब्रांड्स हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिलायंस कैसे कपड़ा बेचने वाली कंपनी से एक पेट्रोकेमिकल का किंग बन गया और इसके अलावा वो अलग अलग सेक्टर्स में निकल गया। तो रिलायंस के बिजनेस मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने इसको बहुत बड़ा बनने में काफ़ी हेल्प किया, और वो चीज़ है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसके बारे में मैंने अपनी ITC की वीडियो में भी बात की थी, और ITC ने भी इसको बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में इसको इनकॉर्पोरेट किया था। तो रिलायंस ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन किसी कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और क्यों एक अच्छी कंपनी हमेशा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कोई कंपनी जब एक प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को बेचती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो अगर उस कंपनी का रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं होगा और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक अच्छे मार्जिन निकाल पाना, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कंपनी के लिए कि वो एंड प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा पाए। क्योंकि अगर उसने प्राइस बढ़ाए तो हो सकता है कि उसका मार्केट शेयर चला जाए, क्योंकि कस्टमर शायद हाई प्राइस पे खरीदेंगे नहीं। तो हमेशा जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो अच्छे बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो हमेशा रॉ मटेरियल्स पे अपना कंट्रोल रखने का ट्राई करते हैं, ताकि उनके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आए, एक सस्टेनेबिलिटी आए, जिससे वो सेम प्रोडक्ट सेम कस्टमर्स को लंबे टाइम के लिए सप्लाई कर सकें सेम प्राइस पे। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि रिलायंस ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे किया। ये तो हम सबको पता है कि रिलायंस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था विमल से, जब वो एक पॉलिएस्टर के कपड़े बेचता था डायरेक्ट कस्टमर्स को जाके, और उस टाइम पे पॉलिएस्टर बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता था। तो रिलायंस ने सोचा क्यों ना अपना पेट्रोकेमिकल्स बनाया जाए। फिर रिलायंस को लगा कि पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आता है, वो क्रूड ऑयल से आता है, रिफाइनिंग से आता है। तो रिलायंस ने सोचा क्यों ना क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग खुद से किया जाए और खुद की रिफाइनरी लगाई जाए, जिसके चलते रिलायंस ने जामनगर में वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी को सेटअप किया। रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस के बिजनेस के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है और इसके अलावा वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिफाइन करती है, जिससे रिलायंस का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है। जो रिलायंस का ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन होता है वो बहुत बढ़िया से निकल के आता है। तो अगर मैं रिलायंस के ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन की बात करूं तो वो अभी करंटली है $9.2 पर बैरल, जो कि अभी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है क्रूड प्राइस में, और क्रूड का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी रिलायंस का जो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन है वो बहुत कॉन्स्टेंट है और बहुत अच्छा है।
चलिए अब बात करते हैं रिलायंस के फाइनेंशियल्स का और थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या अभी भी रिलायंस में वैल्यू है बाय करने के लिए या अभी बहुत ओवर प्राइस्ड है ये। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिलायंस के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिसमें रिलायंस ऑपरेट करता है, तो फाइनेंशियल एनालिसिस में भी हम हर वर्टिकल वाइज कंपेयर करेंगे कि उनका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू के अगेंस्ट उनका एबिट कैसे बढ़ा या कम हुआ। अगर मैं एबिट की बात करूँ तो एबिट की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर कंपनी का कुछ सेल हुआ 100 रुपीज़ का, तो हम काफ़ी सारे खर्चे निकाले, तो खर्चे निकालने के बाद कंपनी का कितना पैसा बचता है। तो एबिट जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। और बहुत सी कंपनी सेल तो बहुत ज़्यादा कर देती हैं, लेकिन वो सेल करने के लिए उनका बहुत ज़्यादा खर्चा निकल जाता है और एक्चुअली कंपनी लॉस में चली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़े लेकिन उसके साथ उसका एबिट भी बढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग बिजनेस की। तो अगर मैं रिफाइनिंग में बात करूं तो रिलायंस का जो नेट रेवेन्यू है वो बढ़ा है 2,50,000 करोड़ से 3,93,000 करोड़ इन 2018-19 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में इनका रेवेन्यू तो काफ़ी बढ़ा, लाइक 3,06,000 करोड़ से 3,93,000 करोड़ हुआ, बट इनका जो एबिट था वो एक्चुअली कम हुआ, फ्रॉम 24,000 करोड़ टू ऑलमोस्ट 20,000 करोड़। तो यहाँ पे छोटी सी टेंशन वाली बात ये है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन इसका एबिट नहीं बढ़ रहा, जिसका रीजन ये हो सकता है कि क्रूड का प्राइस बढ़ा रिसेंट टाइम्स में, जिसकी वजह से इनका एबिट में डायरेक्ट नेगेटिव असर पड़ा। चलिए अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस की। और अगर पेट्रोकेमिकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है नेफ्ता, और नेफ्ता कहाँ से निकल के आता है, ये रिलायंस के रिफाइनिंग बिजनेस से निकल के आता है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि रिलायंस ने यहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना अच्छे से किया हुआ है और रॉ मटेरियल पे रिलायंस का कितना अच्छा कंट्रोल है। तो अगर मैं पेट्रोकेमिकल बिजनेस की बात करूं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसका यूज एक तो पैकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा कपड़े में, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में। और एक बहुत अच्छी बात है पेट्रोकेमिकल के साथ वो है कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा निकल के आता है। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस के नेट रेवेन्यू और एबिट के बारे में। अगर मैं नेट रेवेन्यू की बात करूं तो रिलायंस का नेट रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है 2016-17 फाइनेंशियल ईयर्स के कंपैरिजन में, जो कि 2016-17 में 92,000 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया है 1,72,000 करोड़। अगर हम एबिट की बात करें तो एबिट में और भी अच्छी चीज़ निकल के आती है, क्योंकि एबिट इनका 2 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा है। इनका एबिट जो 2016-17 में 12,000 करोड़ का था वो अब बढ़ के 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया है। तो यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोकेमिकल में सेल्स तो बहुत अच्छे से बढ़ा, इसके अलावा मार्जिन भी बहुत अच्छे से बढ़ा। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल के फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि वर्ल्ड का 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल ब्रांड है, जिसके सेल्स और एबिट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो इनका नेट सेल्स पिछले 3 साल से हर साल डबल होता आ रहा है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2016-17 में रिलायंस रिटेल का जो नेट रेवेन्यू था वो था 33,000 करोड़, जो 2018 में बढ़ के ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हुआ 69,000 करोड़, और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़ के होगा 1,30,000 करोड़। अगर मैं एबिट की बात करूं तो वो तो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला है, जो कि 2016-17 में सिर्फ 784 करोड़ था, वो बढ़ के 2017-18 में 2,000 करोड़ हुआ, और 2018-19 में वो बढ़ के 5,500 करोड़ से भी ऊपर चला गया। मैं आपको फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ रिलायंस रिटेल के बारे में कि पिछले 2 साल से डेली रिलायंस रिटेल ऑन एन एवरेज 10 नए स्टोर खोलता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना एक्सटेंसिवली ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अब हमने सेक्टर वाइज तो देख लिया कि हर सेक्टर से रिलायंस को कितना फायदा होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि रिलायंस के ओवरऑल बिजनेस के बारे में और इनका सेल्स हर साल कितना बढ़ा, इसके अलावा इनका मार्जिन्स कैसा रहा। और इसमें मैं आपको एक रेड फ्लैग देता हूं छोटा सा, जो छोटी सी चिंता करने की बात है इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस की टोटल सेल्स की, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की थी सेगमेंट्स की कि किस सेगमेंट से रिलायंस को कितना रेवेन्यू आता है। अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पिछले 4 साल का उनका टोटल सेल्स है। मार्च 2016 में इनका टोटल सेल्स था 2,93,000 करोड़, जो 2018 में बढ़ के हो गया 4,30,000 करोड़, और 2019 में तो ये बढ़ के चला गया 6,22,000 करोड़। तो अगर हम आने वाले सालों की बात करें तो अगर रिलायंस अपने आप को जियो में मोनेटाइज करती है और अपने जियो फाइबर को अच्छे से रोल आउट करती है तो इनका टोटल सेल्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूं तो टोटल मार्जिन्स रिलायंस का हमेशा 14 और 15% के आसपास रहा है, और रिलायंस ने हमेशा उसको मेंटेन करके रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिलायंस को एक बिजनेस से उनका कम मार्जिन निकल के आता है तो उसको कॉम्पनसेट वो दूसरे बिजनेस से करती है।
जैसे कि अभी करंटली रिलायंस को बहुत कम मार्जिन निकल के आता है उसके रिटेल बिजनेस से, उसके डिजिटल बिजनेस से, क्योंकि अभी तक वो उसमें एक्सपेंशन मोड में है। और जब तक कंपनी एक्सपेंड करती है तो तब तक उससे अपना बिजनेस से ज़्यादा मार्जिन्स नहीं निकालती। तो तब तक रिलायंस अपने मार्जिन्स मेंटेन कर रही है रिफाइनिंग बिजनेस और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से। तो अगर आने वाले दिनों में रिलायंस यहाँ पे भी अच्छा मार्जिन निकालती है तो रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इसके अलावा सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं रेड फ्लैग की बात करूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बस एक ही है, वो है इनका डेट लेवल। रिलायंस का डेट लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो इनका डेट है ऑलमोस्ट अराउंड 2,87,000 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है इस साल। तो इतनी बड़ी कंपनी है और वहां पे अगर कोई रेड फ्लैग है तो उस कंपनी ने उसका सोल्यूशन भी सोचा ही होगा। तो हाँ, रिलायंस के केस में भी रिलायंस ने इसका एक प्लान पहले ही चार्ट आउट किया हुआ है कि कैसे वो एक जीरो डेट कंपनी बनने वाले हैं बाय मार्च 2021। हाँ दोस्तों, इस बार एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बोला था कि मार्च 2021 तक रिलायंस एक जीरो डेट कंपनी बन जाएगी। उन्होंने सऊदी अरामको के साथ डील की है जिसके चलते वो अपना रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में से 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको को बेचेंगे, जिससे उनको $15 बिलियन मिलेंगे। इसके अलावा वो अपना ऑयल मार्केटिंग बिजनेस में से 49% का स्टेक ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेचेंगे, जिससे उनको $1 बिलियन मिलेगा। अगर रिलायंस ये सब स्ट्रेटजीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाती है तो रिलायंस के पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे वो आने वाले टाइम में अपना डेट लेवल काफी कम कर सकती है। और अगर हम देखें कि 2021 वाला प्लान जो कि उनका जीरो डेट कंपनी बनने का है, वो एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस प्लान नहीं है, उसको पूरा भी किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं, हम सबका एक फेवरेट टॉपिक है, वो है जियो के बारे में, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो की तरफ अपने आप को शिफ्ट क्यों किया। तो दोस्तों, जब भी किसी बड़ी कंपनी की हम जब भी बात करते हैं तो वो सही टाइम पे कस्टमर्स के हिसाब से अपने आप को इनोवेट करती है, अपने बिजनेस में एक सही टाइम पे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आती है कि उसका एक बिजनेस सही चल रहा है तो अपने आप को दूसरे बिजनेस में एक्सपेंड करती है। जिसके चलते रिलायंस को जब पता चला कि ऑयल का बिजनेस उनका ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गया है, उसमें वो एक्सपेंशन करने के बहुत कम चांसेस बचे हैं, तो उन्होंने एक अलग सेगमेंट को चुना जो था डिजिटल सेगमेंट। अब डिजिटल सेगमेंट को ही रिलायंस ने क्यों चुना? अगर मैं डेटा की बात करूं तो एक जो बड़ी कंट्री होती है तो उनका 3% जीडीपी का जो टोटल एक्सपेंस होता है वो उनका डिजिटल में जाता है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का टोटल एक्सपेंस जो डिजिटल साइड में होने वाला है वो ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन के आसपास का हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट सेगमेंट है जिसको रिलायंस जियो आने वाले टाइम में टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी प्लानिंग रिलायंस ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको पहले से ही इस सेगमेंट में बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा था। दोस्तों, कहानी तो सबको सुनने में अच्छी लगती है कि आने वाले टाइम में कैसे एक्सपेंड करेगा, लेकिन असली पता हमें उसके फाइनेंशियल्स देख के पता चलता है कि यह अभी तक कैसा करता आ रहा है और आने वाले दिनों में हम कैसे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिलायंस जियो के थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर्स का डेटा, और 4 क्वार्टर्स में मैंने 3 चीज़ों को कंपेयर किया है। पहला, जियो सब्सक्राइबर बेस, कि जियो के टोटल सब्सक्राइबर कितने थे। सेकंड, रेवेन्यू, कि उनसे कितना रेवेन्यू निकल के आता था रिलायंस इंडस्ट्रीज को। थर्ड, एबिट, कि एबिट कितना था, कि रेवेन्यू तो इतना था तो उसमें से एबिट कितना उनको निकल के आता है। तो सबसे पहले अगर मैं सब्सक्राइबर बेस की बात करूं तो जून 2018 में जियो का सब्सक्राइबर बेस था 215 मिलियन, जो मार्च 2019 में बढ़ के हो गया 306 मिलियन। अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो अभी बढ़ के हो गया 331 मिलियन। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये एक्सपेंशन मोड में है और अभी तक इन्होंने इससे मोनेटाइज करना स्टार्ट नहीं किया है अच्छे से। तो इनका जो रेवेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ पे आ गया है। इसके अलावा एबिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, क्योंकि एबिट अभी तक इंक्रीज इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने अभी तक अच्छे से इसको मोनेटाइज नहीं किया है। अभी तक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में है। अगर हम रिलायंस जियो फाइबर की बात करें तो वो भी अभी तक ये फ्री में ऑफर कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में अगर ये एक्सपेंशन अच्छे से कर पाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट निकल के आ सकता है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रिलायंस का रिफाइनिंग बिजनेस से थोड़ा सा एबिट कम हुआ है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ये बिजनेस सेगमेंट उनका अच्छा बढ़ता है तो वहां पे जो उनका लॉस होगा उसको वो यहां से कंपनसेट कर पाएंगे। चलिए मैं वापस आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पे कि क्या ये सही टाइम है रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने का, या हमने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको कभी नहीं बताऊंगा कि आप बाय करो या सेल करो, लेकिन मैं आपको एक जनरल एडवाइस देता हूं कि अच्छी कंपनी बाय करने का कोई भी टाइम नहीं होता। हमेशा सही टाइम है, कभी भी आप जाके मार्केट में एंटर कीजिए, एक अच्छी कंपनी चूज कीजिए और अपने 3 पिलर्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। पहला, डिसिप्लिन, सेकंड एक अच्छी रिसर्च, थर्ड एक लॉन्गर टाइम होराइजन। तो यहाँ पे भी रिलायंस के केस में आप हमेशा अपनी रिसर्च करते रहिए। इस वीडियो का एज अ फैक्ट चेक आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कीजिए पहले कि ये कंपनी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि हर क्वार्टर हर मंथ हमारे पास कोई ना कोई नया डेटा आता रहता है जिससे हमारा डिसीजन हमेशा चेंज होता रहता है कंपनीज को लेके।
तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक अपनी अच्छी रिसर्च कीजिए, अपनी कंपनी में डिसिप्लिन रखिए, इसके अलावा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको हमेशा अच्छी रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपको किसी कंपनी में कुछ खराबी दिखती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, लेकिन अगर वहाँ पे कोई रेड फ्लैग आता है, कुछ गड़बड़ होती है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, तो सही टाइम पे आपको वहाँ से एग्जिट भी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि अभी भी सही टाइम है रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने का, या वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जा चुकी है जब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था? सेकंड, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बोला था कि रिलायंस 2021 मार्च तक जीरो डेट कंपनी बन जाएगी, तो आपको क्या वो लगता है कि वो जीरो डेट कंपनी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस बनाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। हैप्पी इन्वेस्टिंग।